बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि एमेटिक ड्रग्स पे हमारा डिस्कशन चल रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ड्रग्स पे डिस्कशन करेंगे और इसके क्लासिफिकेशन पे डिस्कशन करेंगे जो एमेटिक्स को काज करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वोमिटिंग रिफ्लेक्स पे डिस्कशन किया था और उसके मैकेनिज्म पे डिस्कशन किया था कि हमारे पास वोमिटिंग रिफ्लेक्स कैसे इनिशिएट होता है और कब इनिशिएट होता है। इस वीडियो में एमेटिक्स पे डिस्कशन करने से पहले मैं इतना बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप वोमिटिंग रिफ्लेक्स वाली वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वोमिटिंग रिफ्लेक्स के मैकेनिज्म को नहीं जानते तो तब तक ये आपके लिए मुश्किल होगा। चलो आज हम बात करेंगे एमेटिक्स पे। तो एमेटिक्स ये याद रखें कि वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे पास वोमिटिंग रिफ्लेक्स को यानी एमेटिक्स को यानी उल्टिया को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है। तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या कहेंगे? एमेटिक्स कहेंगे। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि एक नॉर्मल बंदा क्यों उल्टिया स्टार्ट करेगा, ऐसे ड्रग्स क्यों लेगा जिसकी वजह से उसे वोमिटिंग काज होता है। तो याद रखिए, हम नॉर्मल बंदे को नहीं देते, ये ऐसे लोगों को देते हैं कि जो पॉइजन का है, खुदकुशी के तौर पर, कसदना मदन, या इसके अलावा गलती से, या कोई ऐसी फ्रूट्स का है जो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, या इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं अगर वो केमिकल या वो पॉइजन उसके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए तो उसे मसला हो सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रग्स देते हैं ताकि वो वोमिटिंग रिफ्लेक्स को स्टार्ट करे और जो भी चीज उसने खाया हो वो वापस फेंक सके। तो ऐसे ड्रग्स को हम एमेटिक्स कहेंगे। अब एमेटिक्स ड्रग्स को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किए हैं। जो सबसे पहला वाला है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स कहते हैं। दूसरे को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरली एक्टिंग एमेटिक्स कहते हैं। और लास्ट वन को सेंट्रली प्लस पेरिफेरली एक्टिंग एमेटिक्स कहते हैं। अब सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है या इसके अलावा हमारा स्पाइनल कार्ड है, उस पर एक्टिंग करता है और हमारे वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स हम कहेंगे। इसके अलावा इसमें हमारे पास क्या है जो कि कॉमनली यूज होता है, वो है एपोमार्फिन। इसके अलावा हमारे पास क्या है? पेरिफेरली एक्टिंग एमेटिक्स है। पेरिफेरली एक्टिंग एमेटिक्स वो एक टाइप ऑफ एमेटिक्स है जो हमारे सेंट्रल पे यानी हमारे ब्रेन पे एक्टिंग नहीं करता, ये पेरिफेरल पार्ट पे यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्शन करेगा और हमारे वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करेगा। दूसरा हमारे पास उसमें कौन कौन सी चीजें आती है, उसमें एग्जांपल के तौर पर हमने मस्टर्ड लिखा है। दूसरा हमारे पास क्या है? सेंट्रल प्लस पेरिफेरल एक्टिंग एमेटिक्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये ऐसे ड्रग्स है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी एक्शन करता है और साथ में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस पर दोनों पे एक्शन करके हमारे वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करता है। और उसमें कौन सा चीज आता है? उसमें इपिकाकोआन आते हैं। अब एक एक पर हम डिस्कशन करेंगे, मगर डिस्कशन करने से पहले मैं इतना बताना चाहता हूं कि अगर आपने एमेटिक्स पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहां से पहले आप वो देख लें ताकि आप वोमिटिंग रिफ्लेक्स के मैकेनिज्म को समझ सकें। इसके बाद आकर इस पर ये वीडियो देख लेंगे। चलिए सबसे पहले हम पहले वाले क्लास पे यानी सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स पे डिस्कशन करते हैं। और मैंने क्या बताया कि हमारे पास क्या है? एपोमार्फिन है। अब एपोमार्फिन एमेटिक्स रिफ्लेक्स कैसे स्टार्ट कर सकता है? याद रखिए, ये इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है। क्या कैसे आता है? इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है। तो इंजेक्शन या तो हम फॉर एग्जांपल ये क्या है? एपोमार्फिन का इंजेक्शन है, या तो ये हम इंट्रामस्कुलरली लगा सकते हैं, IM लगा सकते हैं, या इसके अलावा हम सबक्यूटेनियसली भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया? इंट्रामस्कुलर आपने इंजेक्शन लगाया तो यहाँ से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और कहाँ पे आएगा? हमारा जो ब्लड है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड के जरिए ये फिर मूव स्टार्ट करेगा टुवर्ड द ब्रेन और ब्रेन में आएगा। ब्रेन में फिर इसके लिए एक खास लोकेशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? CTZ कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या हो गया? CTZ, और इस CTZ को मैंने यहाँ पे जोन किया है। तो ये जो हमने एपोमार्फिन का इंजेक्शन लगाया है तो ये कहाँ पे आएगा? कीमो रिसेप्टर
ट्रिगर जोन पे आएगा, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, शायद हम क्या कहते हैं, CTZ कहते हैं। अब इस CTZ पे कुछ खास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, D2 रिसेप्टर्स कहते हैं, डोपामिन 2 रिसेप्टर हम कहते हैं। तो ये ड्रग्स आकर इस D2 रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाएगा और इससे क्या बन जाएगा, D2 एपोमार्फिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, D2 एपोमार्फिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये D2 एपोमार्फिन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उसको एक्टिवेट कर देगा और फिर ये क्या करेगा, ये हमारे ब्रेन में एक और पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ओमाटिन सेंटर कहते हैं। ये ओमाटिन सेंटर को एक्टिवेट करेगा। जब आपके पास ओमाटिन सेंटर एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ये क्या करेगा, जो ओमाटिन रिफ्लेक्स है उसको इनिशिएट करेगा और आप क्या करेंगे, उल्टियां कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, आपने क्या लिया, एपोमार्फिन लिया थ्रू सबक्यूटेनियस रूट और थ्रू इंट्रामस्कुलर रूट, वो वहां से एब्जॉर्ब हो गए, आपके ब्लड में आ गए। ब्लड के बाद ब्लड के जरिए फिर हमारे ब्रेन में आ गए। ब्रेन में इसका एक खास पार्ट हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, कीमो ट्रिगर रिसेप्टर जोन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। उसके साथ क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये केमिकल, जब आपने जो इंजेक्शन लगाया है, ये क्या करेगा, उस रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और इसके बाद ये वोमिटिंग सेंटर को इम्पल्सेस सेंड करेगा कि तू वोमिटिंग रिफ्लेक्स स्टार्ट कर। तो इसके लिए याद रखिए, जो वोमिटिंग रिफ्लेक्स है वो कौन इनिशिएट करता है, जो हमारा वोमिटिंग सेंटर होता है वो इनिशिएट करता है। तो ये 4 काम करेगा। तो इसका सबसे पहले काम क्या होगा, यहाँ पे एपिग्लॉटिस लगा होता है। क्या लगा होता है, एपिग्लॉटिस लगा होता है, इसको इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। और एपिग्लॉटिस क्या चीज होता है, आप जानते हैं कि यहाँ पे एक फ्लैप लगा होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक दूसरे से अलग करते हैं। जब हम कोई खाना लेते हैं या कोई वाटर्स वगैरह लेते हैं तो ये एपिग्लॉटिस आकर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे ट्रेकिया को क्लोज करता है कि कहीं वो फूड्स इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना चले जाए। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, 1 नंबर पे इस एपिग्लॉटिस को इंफॉर्मेशन सेंड करेगा कि तू क्या करे, जो ट्रेकिया है उसको क्लोज करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर जो फूड्स उल्टियाँ के जरिए वापस निकलते हैं तो ऐसा ना हो कि वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाए। दूसरा, ये जो वोमिटिंग सेंटर है दूसरा क्या काम करेगा, दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्या लगा होता है, कार्डियक स्पेंटर लगा होता है। क्या लगा होता है, कार्डियक स्पेंटर। अब इस कार्डियक स्पेंटर को इम्पल्स सेंड करेगा कि तू क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए। इसके अलावा तीसरा काम हमारा जो वोमिटिंग सेंटर है वो हमारे जो डायफ्राम हमारे चेस्ट कैविटी को और हमारे एब्डोमेन कैविटी को सेपरेट करता है, तो उसको इंफॉर्मेशन सेंड करेगा कि तू क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या कंट्रैक्शन स्टार्ट करे। इसके अलावा चौथे नंबर पर हमारा जो वोमिटिंग सेंटर है हमारे एब्डोमेन में जो मसल्स होते हैं, क्या एब्डोमेन में जो मसल्स होते हैं उसको इंफॉर्मेशन सेंड करेगा कि तू भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए एब्डोमेन के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, इसके साथ साथ हमारे डायफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। यहाँ पे जो कार्डियक स्पेंटर लगा होता है एसोफेगस में स्टमक के अपर एंड पे वो ओपन हो चुका है और यहाँ पे ट्रेकिया बंद है, तो वो जो फूड्स कंटेंट हमने खाए वो मटिंग की शक्ल में बाहर निकल जाएगा। मगर एपोमार्फिन के हवाले से एक बात और याद रखना है, बाज़ औक़ात इसका डोज ज़्यादा हो जाता है और हमें टॉक्सिसिटी यानी हमें प्रॉब्लम भी खास कर सकता है, तो हम इस एपोमार्फिन को कैसे रिवर्स कर सकता है, इसके लिए एक और चीज़ इस्तेमाल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम निलार्फिन कहते हैं। क्या कहते हैं, निलार्फिन हम इस्तेमाल करेंगे उसको रिवर्स करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप इसका जो एपोमार्फिन है इसका डोज आपसे ज़्यादा हो गया, ठीक है, और आपके साथ उसने टॉक्सिसिटी या कोई प्रॉब्लम्स वगैरह काज किया, तो हम इसको निलार्फिन के जरिए रिवर्स कर सकते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, निलार्फिन का इंजेक्शन लगाइए, तो वो भी इसी तरह हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड के जरिए आएगा कहाँ पे, हमारे ब्रेन में आएगा
और ब्रेन में जो हमारा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है वहां पे बाइंड करेगा। बिल्कुल इसी तरह जो एपोमार्फिन जैसा कि D2 रिसेप्टर पे बाइंड होते थे तो वहां पे ये बाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे पहले जो एपोमार्फिन है उसको क्या करेगा कि भाई हट जा, अब ये क्या है, मेरी जगह है, तो ये इसी तरह इस पर बाइंड हो जाएगा और जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उसको डीएक्टिवेट करेगा कि आप वोमिटिंग सेंटर को इंफॉर्मेशन ना सेंड करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो क्या है, पेरिफेरली एक्टिंग एमेटिक्स है, और इसमें कौन सा वाला ड्रग्स आता है, मस्टर्ड आता है। और हमने ये भी बताया था कि ये ऐसे एमेटिक्स है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन नहीं करता, बल्कि हमारे जो पेरिफेरल एरियाज है यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर एक्शन करता है। तो ये कैसे एक्शन करता है, फॉर एग्जांपल ये मस्टर्ड है, ये हम लेते हैं और ये हम कैसे लेंगे, ओरल रूट के जरिए हम लेंगे। कहाँ से लेंगे, ओरल रूट के जरिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, मस्टर्ड, ठीक है, और ये मस्टर्ड आपने ओरल रूट के जरिए ले लिए, और ये क्या करेगा, ये एसोफेगस को क्रॉस करेगा और यहाँ स्टमक में पहुंच जाएगा। जब ये स्टमक पे पहुंचता है तो हमने बताया कि जो हमारा स्टमक है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। किस चीज़ ने कवर किया है, म्यूकस मेम्ब्रेन ने। तो ये यहाँ पे म्यूकोजल इरिटेशन काज करेगा। क्या काज करेगा, इरिटेशन काज करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक खास किस्म के सेल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एंटेरोक्रोमाटिन सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटेरोक्रोमाटिन सेल्स कहते हैं। तो ये एंटेरोक्रोमाटिन सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये क्या करेगा, एक खास किस्म के केमिकल रिलीज करेगा जिसे हम क्या कहेंगे, सेरोटोनिन हम कहेंगे। क्या कहेंगे, सेरोटोनिन हम कहेंगे, या सेरोटोनिन के अलावा हम इसे 5-HT3 भी हम कह सकते हैं, 5-HT3। अब ये 5-HT3 आएगा और हमारा जो वेगस नार्व होता है, क्या होता है, वेगस नार्व, जो कि स्टमक को, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है। तो इस पे खास किस्म के रिसेप्टर्स होंगे और उस वेगस नार्व पे एक खास किस्म के रिसेप्टर होंगे जिसे हम क्या कहेंगे, 5-HT3 रिसेप्टर्स हम कहेंगे, या इसके अलावा हम उसे सेरोटोनिन रिसेप्टर भी कह सकते हैं। तो ये सेरोटोनिन रिसेप्टर यहाँ पे, तो ये सेरोटोनिन केमिकल जो कि एंटेरोक्रोमाटिन सेल ने रिलीज किया है वेगस नार्व के सेरोटोनिन रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा और ये क्या करेगा, इम्पल्सेस क्रिएट करेगा, और ये इम्पल्सेस वेगस नार्व के थ्रू कहाँ पे आएगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वहां पे आएगा, हमारे ब्रेन में आएगा। और ब्रेन में क्या होता है, वोमिटिंग सेंटर होता है, वहां पे आएगा और इस वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा कि भैया तू वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करे ताकि यहाँ पे कोई चीज आए ताकि वो बाहर निकल सके। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने मस्टर्ड ले लिया, मस्टर्ड स्टमक में आ गया, स्टमक में उसने इरिटेशन स्टार्ट किया, उसकी वजह से स्टमक में जो एंटेरोक्रोमाटिन सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो गए, उसने हमारे पास सेरोटोनिन रिलीज किए। सेरोटोनिन को हम 5-HT3 भी कह सकते हैं। वो सेरोटोनिन या आर्बिकल से 5-HT3 वो आकर हमारे वेगस नार्व में जो 5-HT3 रिसेप्टर्स होते हैं वहां पे बाइंड हो गए। फिर उसने क्या किया, इम्पल्सेस क्रिएट किए और वो इम्पल्सेस हमारे वोमिटिंग सेंटर में आ गए और वोमिटिंग सेंटर ने वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट किया। कैसे इनिशिएट किया, तो इस वोमिटिंग सेंटर ने हमारे एपिग्लॉटिस को मैसेज किया कि आप क्या करें, जो ट्रेकिया है उसको क्लोज करें। इसके अलावा उसने कार्डियक स्पेंटर को एसएमएस किया कि आप क्या करें, रिलैक्स हो जाए। इसके अलावा उस वोमिटिंग सेंटर ने हमारे डायफ्राम को इंफॉर्मेशन सेंड किए कि आप कंट्रैक्ट हो जाए। इसके अलावा हमारे इस वोमिटिंग सेंटर ने हमारे एब्डोमेन मसल्स को इंफॉर्मेशन सेंड किए कि तू कंट्रैक्ट हो जाए, और इसी तरीके से वोमिटिंग रिफ्लेक्स इनिशिएट हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो सेंट्रली है और पेरिफेरली वाले ड्रग्स है, तो इसमें कौन सा वाला आता है, इपिकाकोवानन। इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि तकरीबन ये हर घर में, हर हाउस में इसका मौजूद होना जरूरी होता है, और ये तकरीबन 10 से लेकर 15 मिनट में अपना एक्शन शुरू करता है। इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रली पेरिफेरली एक्टिंग
एमेटिक्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी एक्शन करता है, तो इसी वजह से हम सेंट्रली एमेटिक भी कह सकते हैं। दूसरा, ये हमारे जो पेरिफेरल है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वहां पे भी एक्शन करता है और वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करता है, तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसे सेंट्रली पेरिफेरली एमेटिक्स कहते हैं। और इसमें जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होता है वो क्या है, एपिकाकोआना है। सेंट्रली ये कैसे एक्शन करता है, ये क्या करता है, हमारा जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है, ये आकर कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट करता है, और कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन हमारे वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करता है। फिर वोमिटिंग सेंटर वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करता है। कैसे इनिशिएट करता है, हमारे एपिग्लॉटिस को, हमारे कार्डियक सेंटर को, और हमारे जो डायफ्राम है या इसके अलावा हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स होता है उसे इंफॉर्मेशन सेंड करता है, उसके थ्रू ये वोमिटिंग रिफ्लेक्स इनिशिएट करता है। इसके अलावा हमारे पास पेरिफेरली भी एक्टिंग करता है। पेरिफेरली सेम टू सेम बिल्कुल मस्टर्ड की तरह एक्टिंग करता है। कैसे करता है, फॉर एग्जांपल ये क्या लिया आपने, एपिकाकोआना ले लिया, कहाँ पे आ गए, आपके स्टमक में आएंगे, वहां पे ये इरिटेशन काज करेगा। इरिटेशन के साथ हमारे पास अब जब ये इरिटेशन स्टार्ट करे तो स्टमक में हमारे पास क्या होते हैं, एंटेरोक्रोमैटिन सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो सीरोटोनिन रिलीज करेगा। वो सीरोटोनिन आकर हमारे वेगस नर्व के सीरोटोनिन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाएगा और वो क्या करेगा, इंपल्सेस क्रिएट करेगा। ये इंपल्सेस हमारा ब्रेन रिसीव करेगा और ब्रेन क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो वोमिटिंग सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो वोमिटिंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करेगा।